हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। आज की क्लास में जो हम लोग सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है क्लैट पीजी में। और हम लोग जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कल कवर कर लिए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं चैनल पे। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़े कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको क्रैश कोर्स करना है क्लैट पीजी 2027 के लिए, join with us only worth rupees 5,999 rupees, and this is one of the best platform जहां आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है क्लैट पीजी 2027 के लिए तो वो भी अवेलेबल है ओनली 1499 रुपीज में। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर रहेंगे, डोमिनेटिंग सब्जेक्ट्स के हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है जो कि क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस कवर रहेंगे। या फिर अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है दैट इज क्लैट पीजी 2028 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ ओनली वर्थ 14,999 रुपीज। तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेगा, 24/7 असिस्टेंस रहेगी। कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क विद अस एंड वी आर रेडी टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ईच टाइम। तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, पीजी क्लैट पीजी के जो पेपर्स होते हैं उसमें इसका मार्क्स काफी मतलब क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफी अच्छे नंबर्स में आते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। कोशिश हम लोग की ये रहेगी कि हम लोग आपको एक छोटा से छोटा सब्जेक्ट या फिर बड़े से बड़े सब्जेक्ट सारे कवर करें, साथ में आपको ये भी बताते चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस है जो आपको स्किप नहीं करना है, ताकि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आपकी वो भी होती रहे। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिवीजन हो जाए जो हम लोगों ने कल कवर किया था, ताकि जो बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ चीजें मिसिंग ना लगे कि नहीं कल क्या पढ़ाए थे आज क्या पढ़ाया जा रहा है। तो एक छोटा सा रिवीजन होगा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था डिटेल में। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कल की वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई गई है। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है क्लैट पीजी में पूछा जाता है वो ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, दैट इज 1872 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था। सेकेंड, ठीक। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके मोटिव क्या थे रूल रेगुलेशंस बनाने के लिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है और रेमेडीज क्या है, राइट क्या है। नाउ सबसे पहला दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2H में दिया गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एंड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज जरूरी है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लैट पीजी में पूछा जाता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? तो इसके लिए आप मेरी लास्ट की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम लोग ने डिटेल में ये चीज डिस्कस किया है कैसे होगा। ठीक, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम लोग ने एग्रीमेंट देखा था सेक्शन 2E कि एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस क्या फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। इसको हम लोग ने लास्ट क्लास में तोड़ तोड़ के पढ़ा था, डिटेल में काफी अच्छे से पढ़ा था। अभी हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो वही पोर्शन रिवाइज करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 2E बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करना है, एग्रीमेंट में 2 बार ई आता है तो ये 2E हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है याद करने के लिए। प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन है वो क्या है, एग्रीमेंट होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हर एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है, सेट ऑफ प्रॉमिस या फिर प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होता है। ठीक, नाउ एक छोटा सा डेफिनेशन है, छोटा सा नहीं कहेंगे, बड़ा डेफिनेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2A में क्या होता है, प्रपोजल है, 2B में क्या है, प्रॉमिस है, 2C में क्या है, प्रॉमिस है प्रॉमिसी है, 2D में क्या है, कंसिडरेशन है, 2E में क्या है, एग्रीमेंट है। इसको क्यों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ऑल्टरनेट ईयर जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, इन सेक्शंस में क्या क्या प्रोवाइडेड है, डेफिनेशन क्या है, और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको देके पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का ये पूरा प्रयास रहता है कि आप कंफ्यूज हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। और हमारी यही कोशिश है कि चीजें आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक ना, वॉइड एग्रीमेंट क्या है कि वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी कह रही है कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी पार्टी कह रही है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नल एंड वॉइड इन द आई ऑफ लॉ, सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शंस यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रपोजल सेक्शन 2A हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी अच्छे से पढ़ लिया था, तो इसमें सिर्फ रिविजन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है बी से कि नहीं तुम ऐसा काम करो, ये क्या है, ये प्रपोजल है, ठीक। अगर सामने वाले बंदे ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस कहेंगे। सेक्शन 2B बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन कुछ बदले में दिया गया, वैल्यू मनी, बट कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। पैसा है तो लीगल है, अगर बदले में चरस गांजा भांग है तो वो इलीगल है। तो कंसिडरेशन क्या है, इन रिटर्न में जो मिल रहा है। सेक्शन 2D वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसिडरेशन कैन बी इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ठीक है, समझ गए, और लीगल होना चाहिए। चलो वॉइड एग्रीमेंट, ऑब्वियसली बात है, हम लोग ने देख ही लिया है। सेक्शन 2G एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जीरो इन द आई ऑफ लॉ, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। एक बंदा कह रहा है ये एग्रीमेंट सही है, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं ये एग्रीमेंट गलत है, इसको क्या कहेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जहां पे जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होता है, ठीक, ये है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेंशियल क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस। अगर आपने मन में एक्सेप्ट कर लिया और सामने वाले बंदे को नहीं बताया तो इससे काम आपका नहीं चलेगा, आपको क्लियर कट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, लॉफुल एंड नॉट इमोरल और इलीगल, ठीक। पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की, दे बोथ द पार्टीज मस्ट बी कैपेसिटी टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक। ये था जो हम लोग ने कल की क्लास में कवर किया था, ये एक छोटा सा रिविजन, ठीक है। डिटेल में आप लास्ट की वीडियो जाके देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, ठीक है, सारे डेफिनेशन पढ़ लिए, प्रपोजल किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है क्लैट में। चलिए सबसे पहला है भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग ने देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय अ लॉ, ठीक। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। ऐसे आंख बंद कर लेता, मतलब जो कानून है इसको नहीं देखता है, जो कानून की नजर में इसकी वैल्यू होती है वो जीरो होती है, मतलब मैं नहीं देख रहा, ठीक है, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब ए है, ए कह रहा है कि नहीं इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन अपनी मर्जी से किया है, लेकिन बी है वो कह रहा है कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया है, मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया गया है, ठीक। ये क्या है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ मना करती है कि आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होते हैं, वर्ड्स ठीक क्लियरली लिखा रहता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, ठीक। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें टर्म्स और कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें जो कंडक्ट है पार्टी का उससे कंफर्म हो जाता है कि नहीं हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void contract, voidable contract, illegal contract, express contract एंड implied contract। और ये कंटेंट आप अगर पीसीएसजी की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी स्टेट का है तो आपको मेंस में भी आता है। तो क्लैट के साथ साथ ये जुडिशरी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्लास वो बच्चे देख रहे हैं जो कि लॉ में अभी ग्रेजुएशन जब तक चल रहा है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमेस्टर्स में भी पूछा जाता है। देखिए हम लोग
क्या है ना, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताब खत्म कर देते हैं, बट उनका नंबर अच्छा क्यों नहीं आता है? क्योंकि हार्ड वर्क इज नेसेसरी बट स्मार्ट वर्क इज मैंडेटरी। ठीक है, आप हार्ड वर्क करिए, लेकिन आप हार्ड वर्क भी स्मार्टली करिए। पढ़ना नहीं, बट आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये ज्यादा जरूरी है। छांटना है सिलेबस आपको कि अच्छा ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोग आपको वही प्रोवाइड करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो जो पोर्शन है वो हम लोग छाट के रखे हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया हम लोग ने, कहाँ का आएगा, क्लैट में भी आता है, जुडिशरी में भी आता है। वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लॉ में भी सेमेस्टर्स के एग्जाम में आता है। चलो नाउ नेक्स्ट, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब पारी आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बंदा जो कर रहा है उसका कंसेंट कैसा होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती उससे हामी भरवा के, फिर जबरदस्ती उसका साइन लेके एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट मस्ट नॉट बिकॉज बाय कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब ये क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम सी का मर्डर कर दो, ये लीगल नहीं, तो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सर्टेनिटी, इम्पॉसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब कोई इमोरल काम, सॉरी इम्पॉसिबल काम करने के लिए ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा इन द आई ऑफ लॉ। तो अगर आप कोई काम कर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो पॉसिबल ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, वो बी से कहते हैं जाओ तुम सूरज पे घर बना के दिखाओ, या फिर तुम चंद्रमा पे घर बनाओ, जिस दिन तुमने चंद्रमा पे घर बना लिया उस दिन ये मेरी पूरी घर संपत्ति तुम्हारे नाम पे, या फिर तुम ये तारे तोड़ लाए, क्या इम्पॉसिबल ही तो है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, जो टर्म्स है वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, आखिरकार ये कह क्या रहे हैं, तो कहते नहीं कहना क्या चाहते हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो बच्चे क्लियर होना, समझ गए? तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। अगर आप साइन कर रहे हो किसी दस्तावेज पे तो आप अपने मर्जी से साइन, अपने कंसेंट से साइन, ये कि नहीं कोई एकदम दिमाग पे एकदम तमंचा लगाए साइन करो वरना मैं बताता हूँ, ये नहीं होना चाहिए बच्चे। जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट किसी कोवर्शन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं। डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे सारे डेफिनेशन से, ठीक है। जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो क्लियर होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक, चलो अब आ जाओ सेक्शन 11। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों लोग कब कैपेसिटी इनकी, कब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन भाई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता कि नहीं नहीं पैदा होते ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो सेक्शन 11 क्या बताता है, कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है सेक्शन 11। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कैपेसिटी टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, सेक्शन 10, 11, 12, 13। तो आपको सेक्शन 11 13 सॉरी सेक्शन 11 टिक करना है। नाउ अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही और शी
अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कब? when he has attained age of majority, majority in the sense 18 साल से ऊपर हो गया, ठीक, या फिर he is of sound mind, उसका जो दिमाग होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड का बंदा होना चाहिए, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। 3 पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 टू फॉर्म कैपेसिटी टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे और एक ऑप्शन गलत रहेगा और वो गलत वाला आपको टिक करना है, ठीक है। मोस्टली ऐसे केसेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा नेगेटिव पूछे जाते हैं कि 3 में है और कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं वाला टिक करना है। कौन वाला है? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइंग नहीं होना। समझ गए इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं फ्लैट में, ठीक। तो सबसे पहला सेक्शन पूछा जाता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में 3 टर्म्स एंड कंडीशंस है कि एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और जो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाने चाहिए, ठीक। ये 3 कंडीशंस को छोड़ के अगर चौथा कंडीशंस कोई आ रहा है तो वो गलत है और वही आपको टिक करना है। चलो नेक्स्ट, माइनर एग्रीमेंट। अभी हम लोग ने पढ़ा सेक्शन 11 में कि जो बंदे होने चाहिए ए और बी, दे मस्ट बी ऑफ मेजर एज। मेजर एज इन द सेंस उनकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बट व्हाट इफ एग्रीमेंट इज एंटर्ड बाय माइनर पर्सन? अगर बच्चा है, एक बच्चा है, वो 17 साल 9 महीने, 17 years and 9 months, तो ये क्या है? माइनर है, ठीक है। अगर मान लो माइनर ने एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट कर लिया तो क्या होगा? वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। क्या होगा? वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पे एक लीडिंग केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक। इसमें क्या बताया गया था कि एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही वो जीरो होगा, इसमें कोई राइट नहीं होगा, कोई लायबिलिटी, सिर्फ वो जीरो होगा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। कंफर्म, क्लियर है कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो दोनों पार्टीज हैं उनको क्या एसेंशियल कंडीशंस है? दे मस्ट बी ऑफ मेजर साउंड माइंड और मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर दोनों में से कोई एक माइनर निकल गया तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इस केस से पता चलता है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, क्लैट में पूछा जाता है, और अगर आप सेमेस्टर में हैं तो ये केस वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये केस नहीं भूलना है, मतलब बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको आप रट लीजिए, दिन रात याद करिए, सुबह शाम बैठ के याद करिए, बट ये केस आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि इस केस में क्या कहा गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय माइनर पर्सन इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, नन ऑफ द अबव। तो आपको वॉइड टिक करना है, ठीक। या फिर जो एग्जामिनर है अगर वो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड व्हेन एंटर्ड बाय साउंड माइंड, पहला ऑप्शन, या फिर एंटर्ड बाय मेजर पर्सन, दूसरा ऑप्शन, या फिर एंटर्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा एंटर्ड बाय माइनर पर्सन। तो आपको माइनर पर्सन पे टिक करना है, क्योंकि अगर माइनर व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। समझ गए? इस 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां से आते ही आते, ठीक है। तो अगर कोई माइनर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 18 साल से नीचे का बच्चा है, भले ही वो 17 साल 9 महीने 29 डेज का हुआ हो, बट वो माइनर है तो वॉइड
होगा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ए जिसकी एज सिर्फ 17 साल की है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। आपको किस पे टिक करना है, आपको वॉइड पे टिक करना है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। A is 17 year old. A intend to contract to borrow 1 lakh rupees. ठीक, the agreement cannot be enforced against A as a contractual obligation. Merely A ने साइन कर दिया, but वो माइनर है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कि माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेनिफिशियरी हो सकता है लेकिन वो लाइबिलिटी उसकी जीरो होगी। समझ गए? नाउ ठीक है, साउंड माइंड। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग ने ये देखा है, ठीक है, हम लोग ने जब कंडीशंस पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द कंडीशंस जिसमें जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बंदा मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, तीसरा मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई साउंड माइंड क्या होता है, कब हम किसी व्यक्ति को साउंड माइंड समझें? ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट वेट अ मिनट। हम्म, तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये आखिरकार साउंड माइंड क्या है? तो इसका जवाब देता है कौन, सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है मैं बताऊंगा कौन है साउंड माइंड। ठीक है, कौन है? अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे जो शब्द यूज है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के समय देखा जाएगा। ये नहीं कि 10 साल पहले पागल था तो आज भी डिस्क्वालिफाइड हो गया, नहीं। या फिर ये 10 साल पहले माइनर थी तो आज भी डिस्क्वालीफाई हो गई, नहीं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ से आता है ग्लैड का एक क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है, कि साउंडनेस ऑफ माइंड किस स्टेज पे देखा जाएगा, बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट या नन ऑफ द अबव। तो आपको टिक करना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 12। ठीक है, चलो अब क्या बताता है, अ पर्सन साउंड कब माना जाएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट को समझता है। ठीक है, व्हेन ही और शी इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं भाई वो समझ रहा है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझ रहा है, चीजों को वो समझ पा रहा है, पढ़ लिख पा रहा है। ठीक है, उसका दिमाग काम कर रहा है, नहीं हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे नहीं है, ये एग्रीमेंट सही है, ये पॉइंट, मतलब अगर वो चीजों को समझ पा रहा है तो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उस इंसान को साउंड माइंड कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, form a rational judgment about its effect on his or her interest. Therefore, the capacity is judged at the time of contract. अब वो चीजें समझ भी ले रहा है और समझने के साथ साथ वो रेशनल जजमेंट, मतलब वो अच्छा बुरा समझ पा रहा है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ये इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, ये है साउंडनेस ऑफ माइंड। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले सेक्शन 11 आ गया। सेक्शन 11 क्या कहता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है, कौन कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति मेजर है, साउंड माइंड का है, ठीक है, और डिस्क्वालीफाई नहीं है। ठीक, तब क्वेश्चन निकल के आता है कि जो पहला है अगर वो मेजर है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर कोई बच्चा
माइनर है तब क्या होगा, क्या होगा तब? तो इसका जवाब है कि अगर कोई बच्चा माइनर है तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो वॉइड एब इनिशियो होगा। केस ये है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट केस को आपको याद करना है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कब ये माना जाएगा कि पर्सन साउंड माइंड का है। जो दूसरा एसेंशियल कर, देखो एक डेफिनेशन से कितने सारे चीजें निकल के आ रही है, एक सेक्शन से कितनी सारी चीजें निकल के आ रही है, आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 11 में दिया गया कि हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, पहला कंडीशन। तो क्वेश्चन आएगा अगर माइनर है तो वॉइड होगा। इंपॉर्टेंट केस मोदी बीबी वर्सेस धर्मोदास। दूसरा साउंडनेस ऑफ माइंड, कब साउंडनेस माना जाएगा? सेक्शन 12 इसका जवाब देता है। क्या देता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? ही मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड फॉर्म अ रेशनल जजमेंट। ठीक, तो इसी सेक्शन से कितने सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई बच्चा या फिर कोई, सॉरी बच्चा नहीं, कोई इंसान उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है, समझने के साथ साथ वो एक जजमेंट पे आ पा रहा है कि नहीं ऐसा करना फायदे का है, ऐसा करना नुकसान का सौदा है, तो वो साउंड माइंड का माना जाएगा। सेक्शन 12। ठीक, चलो यहां से कहानी लेती थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट। ठीक, हम लोग ने ये पढ़ लिया कब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। अब आ जाओ कंसेंट पे। हम लोग पढ़ते थे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए। क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये फ्री कंसेंट क्या होता है? ठीक है, देखो एक सीढ़ी चलती आ रही है, कैसे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिसर कौन है? प्रॉमिसी कौन है? देखो कितनी अच्छे से सीढ़ियां चलती आ रही है। फिर चलो तुमने सब पढ़ लिया। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? फ्री कंसेंट होना। तो ये फ्री कंसेंट क्या है? सेक्शन 13 बताता है कि ये फ्री कंसेंट क्या है। तो जब दो, टू और मोर पर्सन, अब देखो यहाँ पे वन क्यों नहीं लिखा? वन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक बंदा अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, दो लोग रहेंगे, तीन लोग रहेंगे या फिर ज्यादा लोग रहेंगे, एक अकेला इंसान तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो जब when two or more person are said to be consent when they agree upon, अब दो लोग सहमति करते हैं किस पे? the same thing in the same sense। एक है मतलब एक बात पे एग्री कर रहे हैं और एक जो उनका इंटेंशन, जो उनका सेंस है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ए है, ए बी से कहता है तुम मेरी बाइक ले लो और उसके बदले मुझे 50,000 रुपया। बी एग्री कर जाता है, तो दे बोथ आर गेटिंग एग्रीड ऑन सेम थिंग कि ठीक है, नहीं ठीक है, हम तुम्हारी बाइक ले ले रहे हैं, 50,000 रुपया दे रहे। इन द सेम सेंस, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही सेम है, अलग अलग नहीं है। तो इसको क्या कहा जाएगा कि दे आर, जिनका कंसेंट है वो फ्री कंसेंट। ठीक, चलो मीटिंग ऑफ अ माइंड का मतलब जो होता है मीटिंग ऑफ अ माइंड, तो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंसेंट बताता है, सेम थिंग इन द सेम सेंस। समझ गए? तो जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आप पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि भैया कंसेंट होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, कहाँ से पता चलता है? सेक्शन से पता चलता है। फिर जो दूसरा पॉइंट ऑफ पढ़ते हैं कि जो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉम्पिटेंट? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, कहाँ से पता चलता है? सेक्शन 11 से। अब ये साउंडनेस क्या होता है, ये कहाँ से पता चलता है? सेक्शन 12 से पता चलता है। तो देखो कैसे सारे सेक्शंस जो हैं कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपने 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, ठीक है। 11 क्या है? कैपेसिटी टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। 12 क्या है? साउंडनेस ऑफ माइंड। 13 क्या है? कंसेंट। 14 क्या है? फ्री कंसेंट। ठीक है, आप लोग के दिमाग में आया कि भाई ये कंसेंट क्या होता है? तो व्हेन टू और मोर देन टू पीपल्स गेट एग्री इन सेम थिंग इन सेम सेंस, तो क्या कहा जाएगा? कंसेंट कहा जाएगा। अब कंसेंट कैसे चाहिए? कंसेंट कैसा होना चाहिए? कंसेंट फ्री होना चाहिए।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये फ्री कंसेंट क्या है, तो इसका जवाब देता है सेक्शन 14। ठीक, इसका जवाब देता है कि सेक्शन 14 कि कंसेंट कब फ्री माना जाएगा, व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय या फिर व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कैसे, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो कंसेंट फ्री कब माना जाएगा, जब वो कोवर्शन से अफेक्टेड ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड ना हो, फ्रॉड से अफेक्टेड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड ना हो और मिस्टेक से अफेक्टेड ना हो, वो कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्लैट पीजी में। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये है कि कब कंसेंट फ्री माना जाएगा। पहला ऑप्शन है व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय कोवर्शन, दूसरा ऑप्शन है व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा ऑप्शन है व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड, या चौथा ऑप्शन है कि जब वो फ्री विल से किया गया तो आपको फ्री विल टिक करना है, क्योंकि अगर कंसेंट जो है कोवर्शन से अफेक्टेड है तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, अगर वो फ्रॉड से अफेक्टेड है तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड है या फिर मिस्टेक से अफेक्टेड है तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर, सिंपल। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है आपको। साथ ही साथ में जो ये कहते नहीं कि आप प्रैक्टिस करिए, तो हम लोग ये भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आता है, ये पोर्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें भी आपको हम लोग बताते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलो नेक्स्ट, अब देखो हम लोग ने देख लिया फ्री कंसेंट क्या है, व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोवर्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई ये कोवर्शन क्या है। ठीक, तो सेक्शन 15 के तहत मैं बताऊंगा, रुको मैं बताऊंगा कोवर्शन किसे कहते हैं। तो coercion involves committing or threatening to commit an act forbidden by criminal law, ठीक है, और unlawful detaining, threatening to detain property with the intention to cause the person to enter into contract, मतलब किसी भी व्यक्ति को आपने डरा के, धमका के, उसको पकड़ के या फिर कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी करके आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया तो क्या कहा जाएगा, कोवर्शन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, समझिए इसको बस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी से कहता है, ठीक है, अगर तुमने अपना घर मेरे नाम पे नहीं किया तो मैं तुमको गोली मार दूं, कैसा एक्ट है, दिस एक्ट इज फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ। भाई आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो, एक्सटॉर्शन में आता है, ठीक है, किसमें आता है, एक्सटॉर्शन में आता है, एंड एक्सटॉर्शन इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज एन ऑफेंस और ये पनिशेबल है। तो यहाँ पे अगर उसने साइन भी कर दिया, ठीक है, वो जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाए, क्यों, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय कोवर्शन, वो प्रेशर में आके उस बंदे ने साइन किया। यहाँ पे जो बी है, ऑल्दो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर गया, उसने साइन कर दिया, बट साइन जो उसने किया है वो फ्री नहीं, फ्री विल में नहीं है, ठीक है, वो फॉरबिडन बाय लॉ है। या फिर ए है, ए को शादी करनी है, चलो अब थोड़ा जेंजीज वाले एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, ए है, ए को बी से शादी करनी, भाई बहुत पसंद करता है ए बी को, ठीक है, अब बी क्या, ए क्या कहता है, बी लड़की है, ठीक है, तो ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, पकड़ ले जाता है, तो मैं तुम्हारे पूरे घर भर को गोली मार दूंगा। अब बेचारी बी फंस जाती है, शादी कर देती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, या फिर अगर वो साइन भी कर देगी तो फ्री एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, फ्री विल, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं,
he threatens B, sign this agreement or I will unlawfully harm you. B signs the agreement, तो ये भाई ऑब्वियस सी बात है, ये फ्री कंसेंट ही माना जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अब हम लोग ने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब यहाँ पे ए जो है वो कहेगा नहीं नहीं, सही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सही हुआ है, इसने अपनी मर्जी से साइन किया, लेकिन बी कहेगा नहीं, मैंने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया। कैसे? क्योंकि ए ने मुझे धमकी दिया था कि अगर तुम अपना घर मेरे नाम पे नहीं करोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे फैमिली को हार्म पहुंचाऊंगा, तुम्हारे बीवी को हार्म पहुंचाऊंगा, बच्चों को हार्म पहुंचाऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं कुछ कर दूंगा। तो इसलिए मैं प्रेशर में आके मैंने साइन किया है, तो मेरा कंसेंट है वो फ्री नहीं। समझ गए? सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये क्लैट पीजी के उसमें क्वेश्चंस में आता है, प्लस जुडिशरी में भी आता है, और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर सेमेस्टर्स में हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इफेक्ट से भी क्वेश्चन आता है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय कोercion, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, नन ऑफ द अबव। तो आपको वॉइडेबल पे टिक करना है। समझ गए? कोercion क्या होता है? जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को डरा के, धमका के, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करके उसको प्रेशर में लाके उस एग्रीमेंट पे साइन करवा ले रहा है, तो उसके कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? चलो अब देखो, फिर से वापस आ जाओ सेक्शन 14 पे, कि फ्री कंसेंट कब नहीं होगा? जब कोercion से अफेक्टेड हो। तो कोercion हम लोग पढ़ लिए। अब दिमाग में आता है भाई ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, कौन सा इन्फ्लुएंस है ये? तो इसका जवाब देता है सेक्शन 16। कहता है मैं बताऊंगा, 15 ने बता दिया ना, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का जवाब मैं दूंगा। ठीक, तो बेयरर कहती ठीक है, अब तुम बताओ बेटा सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अनड्यू और इन्फ्लुएंस, पहले इसको आप दो पार्ट में बांट दो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब कोई किसी को आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेना। ठीक, अनड्यू मतलब गलत तरीके, आपका जो तरीका है बहुत ही झूठा तरीका है। आप अगर किसी से झूठी बात बना के, किसी को बहला फुसला के, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेके कोई एग्रीमेंट करवा रहे हो, तो सेक्शन 16 मना करता है, कहता है कि बेटा देखो, ऐसे अगर तुम किसी को चिकनी चुपड़ी बातें करके, किसी को बहला फुसला के तुम किसी से एग्रीमेंट को साइन करवा रहे हो, तुम कंसेंट फ्री विल या फिर फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। चलो, undue influence occurs when one party is in position to dominate the will of another। चलो मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बाबा जी है, ठीक, चलो मैं ऐसे बाबा जी को बना दे रही हूँ, ठीक है? एक बाबा जी है, बाल, ठीक बच्चों, ये देखो ये बाबा जी, ठीक। अब उनके एक शिष्य हैं, जिससे भैया इनको छोटा बना दे रहे हैं, ठीक। अब ये बाबा जी अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे जिंदगी में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम ये जो तुम्हारा ये घर है, ये मेरे नाम पे कर दो, और तुम देखना तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो बाबा जी इस पोजीशन पे है, ठीक है भाई, ये बाबा जी है, तो बाबा जी इस पोजीशन पे है कि वो इसका जो विल है, इसकी जो इच्छा है, उसको अपने फेवर में ले रहे हैं, उसको समझा बुझा के अपनी तरफ अपना काम निकाल रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातों करके अपना काम निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं बाबा हूँ, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा, तुम अगर ये घर मेरे नाम पे कर दिए या फिर ये घर मेरी बेटी के नाम पे कर दिए, तो तुम्हारी जिंदगी से जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएगा। तो ही इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, ठीक, और पोजीशन पे है ये, तो इसका ये पूरा फायदा उठाते हैं, ठीक है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। अगर आप बाबा, अगर आप इसको बहलाते ना,
फुसलाते ना तो शायद ये बंदा अपना घर आपके नाम पे तो कभी नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये बाबा जी बहुत शातिर निकले, उसको बहलाया, उसके दिमाग को एकदम ब्रेन वॉश कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में बहुत समस्या है, तुम्हारा राहु कमजोर है, गुरु कमजोर है, पता नहीं क्या क्या। और फिर जब इसको पूरा मोटिवेट कर लिए इस बंदे को, फिर कहते बेटा तुम ये घर मेरे नाम पे कर दो, तुम्हारी जिंदगी में खुशी ही खुशी होगी। तो बेटा ये इस पोजीशन पे तो है, पोजीशन के साथ साथ ही इज यूजिंग हिज पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस करना। मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो बट आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। क्लियर है? चलो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉक्टर्स एंड पेशेंट का। ठीक है, मान लो कोई डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट से कहते कि अरे तुम्हारे पास ज्यादा जिंदगी बची है। ठीक है, तो पेशेंट कहता अच्छा तब एक काम करो तुम अपनी एक किडनी डोनेट कर दो, ठीक है, या फिर अपना लीवर डोनेट कर दो। लीवर तो एक ही होता है, वैसे कोई करता नहीं बट फिर भी, या दो में से एक किडनी डोनेट कर दो। ठीक, ये क्या है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अगर इसमें आके कोई साइन कर रहा है तो उसका जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 एग्जांपल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, डॉक्टर पेशेंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड फॉलोवर। ये हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया बाबा और शिष्य का। अगर कोई बाबा कह रहा है कि नहीं तुम्हारी जिंदगी में सब सही हो जाएगा, बस ये घर मेरे नाम पे कर दो, तो ही इज यूजिंग हिज पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। और ऐसे सिचुएशन पे जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। ठीक है, समझ गए? तो इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोर्शन में प्रेशर होता है, थ्रेट होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेट द विल ऑफ अदर। और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कोercion में क्या होता है ना बच्चे, कोercion में जो थ्रेट होता है वो यूज किया, कहीं ना कहीं से डर का माहौल रहता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या पता मुझे मार दिया जाए, मेरे घर वालों को मार दिया, मतलब एक डर का माहौल उसमें क्रिएट किया जाता है, एक प्रेशर रहता है, एक थ्रेट रहता है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई थ्रेट नहीं रहता है, लेकिन क्या रहता है? आपकी बुद्धि को किसी ने घुमा दिया, आपको कोई मतलब एक तो बंदा इस पोजीशन में है कि आप उसकी बात मानते हो, ऊपर से उसने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें किया कि आप उसकी उसकी बातों में आके आपने वहां पे साइन कर दिया, उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। ठीक है, उसने आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया। ठीक, तो एक में प्रेशर है, एक में थ्रेट है। दूसरे में प्रेशर थ्रेट नहीं है, बट सामने वाला बंदा इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन एंड ही इज यूजिंग हिज पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, और वो इस पे सक्सेसफुल होता है, साइन करवा देता है, तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि नहीं हम कंसेंट समझ गए, अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ गए, अब ये फ्रॉड क्या है? अब आते हैं सेक्शन 17, कहते हैं फ्रॉड। मैं बताऊंगा, सेक्शन 17 बताएगा कि फ्रॉड किसे कहते हैं। देखो फ्रॉड क्या है, देखो इंटेंशनल डिसेप्शन है, मतलब आप किसी को जानबूझ के गलत बात बता रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल knowingly making a false statement, active concealment of a fact, making a promise without intention to perform। मान लो मैंने एक प्रॉमिस किया और मुझे पता है कि भाई मैं करने वरने वाला नहीं हूँ, फिर मैं ये काम करूंगी नहीं। ठीक है, बट मैंने पूरा अरे कर देंगे हो जाएगा, अरे परेशान ना हो सब हो जाएगा, ये क्या है? ये फ्रॉड है, किसी के साथ आप छल कर रहे हैं। सेक्शन 17 मतलब आप इंटेंशनली किसी को गलत बात बता रहे हो, किसी को छल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी के पास जाता है कोई हॉर्स परचेज करने के लिए। ठीक है, अब ए बी से पूछता है कि क्या ये हॉर्स सही है, इसका दिमाग दिमाग सही है, मतलब साउंड माइंड का है। अब बी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप छुपा लेता है, बताता ही नहीं कि वो घोड़ा पागल हो गया है।
ए उस घोड़े को परचेज कर लेता है और जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है घोड़ा पगला जाता है, 2-3 लोग को मार देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रॉड हो गया ए के साथ कि भाई बी को पता था ये जो घोड़ा है, देखो ये घोड़ा ऐसे, ठीक है ना, बी को पता था कि ये जो हॉर्स है, ये जो हॉर्स है, ठीक, वो अनसाउंड माइंड का है, उसके दिमाग सही नहीं है, ठीक है, लेकिन बी उसके बाद भी तो सही बात नहीं बताता है, कहता नहीं नहीं अरे घोड़ा एकदम तंदुरुस्त है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप लेके तो जाइए तो आपको पता चलेगा। अब ए भाई उसकी बातों में आ जाता है और उसको परचेज कर लेता है, परचेज कर लेता है तो उसको रास्ते में पता चलता है कि घोड़ा तो पागल है। इसके साथ क्या हुआ, ए के साथ क्या हुआ, ए के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक। चलो अब हम लोग ने देख लिया, कोवर्शन देख लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस देख लिया, फ्रॉड देख लिया। अब ये तो भाई ये मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक। तो फिर यहाँ पे रूल आता है सेक्शन 18 का, कहता है मिसरिप्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा मिसरिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, ठीक। चलो बच्चों अब देखो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व अ फॉल्स स्टेटमेंट या फिर अ मिसलीडिंग कंडक्ट विदाउट द फ्रॉडलेंट इंटेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है। सपोज चलो अब हम लोग इसको आसान भाषा में, मान लो कोई एक व्यक्ति, ठीक है, जानबूझ के आपको गलत बातें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जाता है एक घर परचेज करने, तो वहां का जो बिल्डर है ये पूछता है कि घर मजबूत है, तो बिल्डर कहता है घर घर तो बहुत मजबूत है, अभी अभी तो बना है, 1 ही महीने तो हुआ है घर बने। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, ये जो घर है, ठीक, ये जो घर है ये कम से कम 100 साल पुराना होता है, बस ऊपर से उसको वो पेंट वेंट करके वो दिखा देते हैं। बट जैसे ही भी घर परचेज करता है दूसरे दिन उसका घर गिर जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, मतलब आपने गलत बातें बताई, आपने जानबूझ के अगले को गलत चीजें रिप्रेजेंट किया है, इसको क्या कहा जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा, ठीक है, समझ गए, गलत तरीके से आपने बताया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, अब कोवर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो सेक्शन 19 में है कि व्हेन कंसेंट इज कोज्ड बाय कोवर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जनरली वॉइडेबल होता है, किसके पार्ट से, जिसका जो कंसेंट है वो इस तरीके से दिया गया है, तो वो कंसेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। नाउ अब आता है अगर गलती से भी गलती हो गई तो क्या, अगर आपसे एग्रीमेंट करने में कोई मिस्टेक हो गई तो क्या। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मिस्टेक अगर दोनों साइड से तो लॉ कहता है ठीक, बट अगर मिस्टेक एक की तरफ से है तो लॉ कहता है बेटा अब नहीं ठीक है, इसका मतलब तुम बहुत इनोसेंट बन रहे हो, तुम इनोसेंट हो नहीं। चलो एग्जाम्पल, सेक्शन 20 क्या कहता है कि व्हेन बोथ द पार्टीज आर मिस्टेक अबाउट द एसेंशियल फैक्ट, तो एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है, एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा। चलो तो अगर व्हेन द मिस्टेक इज फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों पार्टी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्रीमेंट होता है कि ए अपना, एक एग्रीमेंट ए और बी में होता है कि बी अपना दिल्ली वाला घर ए को बेचेगा, ठीक। अब दिल्ली में बी के 2 घर हैं, एक सेक्टर ए में है, एक सेक्टर बी में है। ए को लगता है कि ये जो बेचने वाली बात कर रहा है वो सेक्टर बी की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ एसेंशियल फैक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। नाउ यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब where only one party is under the mistake, so generally the contract is not voidable
मेयरली बिकॉज सिर्फ एक बंदा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं होगा। अगर दोनों बंदे ए और बी दोनों मिस्टेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में कि बी ए को घोड़ा बेचेगा, ठीक है, सारा चीज हो गया, पैसे के लेन देन हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में जब वहां पे जाके देखते तो पता है घोड़ा तो मर गया, मरा हुआ घोड़ा है। ये बात ना ए को पता थी ना बी को पता थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, क्योंकि ना इसको पता था ना इसको पता था कि जिस घोड़े की बात हो रही है भाई वो घोड़ा तो निपट चुका है, वो घोड़ा तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक जो होगा, अगर बाइलेटरल मिस्टेक है, दोनों लोग की पार्टी की तरफ से मिस्टेक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। बट अगर एक लोग की तरफ से, एक लोग भाई सही है, दूसरे लोग कह रहे कि अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे नहीं पता था ऐसे होगा या फिर वैसे होगा, मैं तो कंफ्यूजन में था, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ कहती है बेटा देखो कोई बात नहीं, तुम कंफ्यूजन में थे ना, अभी भी तुम कंफ्यूजन में ही रहो, तो सिर्फ तुम्हारे कंफ्यूजन से पूरे एग्रीमेंट को किनारे कर दिया जाए, वॉइडेबल कर दिया जाए, तो ऐसे तो नहीं हो, ठीक है। तो अगर एक लोग, सेक्शन 22 क्लियरली कहता है कि अगर एक लोग किसमें है, कंफ्यूजन में है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। पढ़ लिया 2022, समझ गए कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, वो बंदा कर सकता है जो मेजर हो, जो साउंड माइंड का हो और डिस्क्वालीफाई ना हो। माइनर के द्वारा हो गया तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबिलिटी। अच्छा साउंड माइंड क्या होता है, वो बंदा जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट चीजों को समझ सके एंड फॉर्म अ रेशनल जजमेंट, साउंड माइंड कहते हैं। फिर होता है भाई ये कंसेंट क्या होता है, जब दो लोग एक ही बात पे सहमति हो तो उसको कंसेंट कहते हैं। तो ये फ्री कंसेंट क्या होता है, तो जब कंसेंट कोवर्शन से अफेक्टेड ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड ना हो, फ्रॉड से अफेक्टेड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड ना हो, मिस्टेक से अफेक्टेड ना हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्री कंसेंट। तो फिर ये कोवर्शन क्या होता है, तो जब कोई एक व्यक्ति डरा धमका के दूसरे वाले व्यक्ति से साइन करवा ले, कोई एग्रीमेंट करवा ले, तो ये क्या आएगा, कोवर्शन में आएगा। फिर क्वेश्चन आता है तब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो जब कोई एक व्यक्ति ऐसे पोजीशन पे हो जो सामने वाले विल को डोमिनेट कर रहा है, उसको बहला फुसला के उसने कोई अपने फेवर में साइन करवा लिया, कोई एग्रीमेंट करवा लिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको अननेसेसरली उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो यहाँ पे वो अनड्यू कर रहा है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कोवर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में, तो कोवर्शन में होता है थ्रेट और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई थ्रेट नहीं होता है, अगला वाला बंदा अपने पोजीशन का एडवांटेज उठा रहा है, अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। तो हम कोवर्शन समझ गए, अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ गए। तब क्वेश्चन आता है कि भाई ये फ्रॉड क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को गलत बात बता रहा है, छल कर रहा है, तो उसको फ्रॉड कहेंगे, तो ठीक है। तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो अगर सामने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कोई गलत चीजें मतलब उसको मिसगाइड कर रहा, ठीक। जैसे हम लोग ने घर वाला एग्जांपल ले लिया कि ये घर ए कहता है कि ये तो अरे अभी एक ही महीना हुआ इसको बने हुए, बट रियल में वो घर 100 साल पुराना था, और जैसे ही वो घर लेता है वो घर टूट जाता है। ये क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। कि आप स्पेशली देखते हैं जब कोई किसी को अपना गाड़ी बेच रहा होता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो बताएंगे कि अरे ये तो अभी 20,000 किलोमीटर चल गया है, बट वो रियल में 1-1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है, क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आती है मिस्टेक क्या होता है, ठीक। मिस्टेक में तब इसका आंसर आता है कि मिस्टेक अगर दोनों साइड से है तो उस टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बट अगर एक साइड पे मिस्टेक है तो बेटा वॉइड नहीं होगा, ठीक। ये था अभी तक की पूरी कहानी। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप, सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आती है कहानी में ट्विस्ट। चलो
अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कैसे? अब वो एग्रीमेंट जो कि वॉइड होते, अब वो कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं? देखो, जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, चीजें कितनी सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दिया, फिर आपको बताया गया कि वो कौन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर आपको बताया गया कंसेंट कब फ्री माना जाएगा, कोercion क्या होता है, एंटी इंफ्लुएंस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर अब बताया गया कि कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसी के बारे में बात करता है कि कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। तो सेक्शन 25 क्लियरली कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या है, वॉइड है। तो जब हम लोग एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, सेक्शन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था कि ई है तो 2E में एग्रीमेंट है, आप ई से याद कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। बट ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ओहो, अपने इंडिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अगर तुमने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि ये पूरा बंगला मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, तुम जीवन भर शादी नहीं करोगे, तो पहले वो बंदा क्या करेगा, बंगला ले लेगा, अपने नाम पे करवा लेगा, फिर जाके शादी कर लेगा। फिर आप कहेंगे कि अरे तुमने तो कहा था मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर ये तुमको दिखाएगा सेक्शन 26, ये देखो लिखा है ना कि एन एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज क्या होता है, वॉइड होता है। देख लिए, इसीलिए आप अपना घर तो दे दिए, मैंने आपका घर तो ले लिया, लेकिन मैं शादी तो करूंगा क्योंकि आप मुझे शादी करने से रोक नहीं सकते। सेक्शन 26 साफ साफ कहता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होगा, वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वॉइड का मतलब क्या होता है, हम लोग ने बहुत देखा है कि मतलब बहुत पढ़ा है अपनी क्लासेस में। वॉइड का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ये कहा गया कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, ठीक। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब आपने ऐसा सामने वाले से एग्रीमेंट किया कि आप कोर्ट में मुकदमा लेके नहीं जाएंगे, भाई आप किसी का लीगल राइट नहीं छीन सकते, तो ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। अनसर्टेन एग्रीमेंट, मतलब ऐसा एग्रीमेंट पता ही नहीं है क्या होगा उसमें, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, ठीक। वेगरिंग एग्रीमेंट, ये भी क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्या बताता है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड। इसको डिटेल में हम लोग कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। कल आप 6 बजे इसी टाइम पे आ जाइएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे। तो आई होप आपको चीजें काफी इजी लैंग्वेज में समझ में आ रही होगी। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।